चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं। क्या है बहुपद का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल्स। हमने कहा सर क्लास 9th में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे हम एक शॉर्ट रिव्यू देंगे कि भैया शॉर्ट नोट टाइप में, क्विक रिवीजन टाइप में कि बहुपद क्या है। हम जानेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्य के बारे में। एट द एंड हम लोग जानेंगे अल्फा और बीटा के संदर्भ में बहुपद का मानक रूप क्या है। ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने में क्या आ जाए, 7 आ जाए। हमने कहा सर करते हैं। हेलो यूपी बोर्ड की जनता, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। मैं पुनीत आज आपके लेके आया हूँ क्लास 10 यूपी बोर्ड का दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम बहुपद में जानेंगे कि बहुपद का परिचय क्या है। ठीक है, क्या है बहुपद का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल्स। हमने कहा सर क्लास 9th में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे हम एक शॉर्ट रिव्यू देंगे कि भैया शॉर्ट नोट टाइप में, क्विक रिवीजन टाइप में कि बहुपद क्या है, उससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म है। क्योंकि सारे टर्म्स अगर क्लियर होंगे तभी तो आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। क्लियर? अच्छा जी, सेकंड टाइप में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि भैया बहुपद के प्रकार क्या है यानी टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है, इसके बारे में। नेक्स्ट फिर हम जानेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद का शून्य के बारे में कि शून्य किस तरीके से निकालते हैं, शून्य किसे कहते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, इस बारे में। फिर हम लोग जानेंगे बहुपद के शून्यकों की ज्यामितीय अर्थ यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इनके शून्यकों की, रूट्स की। क्लियर? नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। उसके बाद द्विघातीय बहुपद के बारे में। नेक्स्ट द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों बीच में संबंध के बारे में। अब देखिएगा क्लास 10 की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप जाकर के यूपी बोर्ड लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे या लास्ट 5 ईयर 10 ईयर्स में भी देखोगे, तो वहां पर इस चैप्टर से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना द्विघाती बहुपद से आते हैं। क्लियर? तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। उनके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा। क्लियर? और एट द एंड हम लोग जानेंगे अल्फा और बीटा के संदर्भ में बहुपद का मानक रूप क्या है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। यानी हमें यहाँ पे क्या होगा कि रूट्स के बीच में रिलेशंस दे रखा होगा और हमसे इक्वेशन पूछ लेगा। क्लियर है? तो ये सारे टॉपिक हैं जो हमें इस वीडियो में पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स की। भैया क्लास 9th में जाना तो है पॉलिनोमियल्स, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों से मिस हो गया हो, कुछ लोग अच्छे से ना समझ पाए हो, तो यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल 0 टू हीरो वाला पार्ट। क्लियर? तो हमने कहा सर सबसे पहले बताइए पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद कहते किसे। हमने कहा सर अगर मैं बात करूं बहुपद की, तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए वो है क्या, हमने कहा सर बीज गणितीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने कहा सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीज गणितीय, अगर व्यंजक की बात करूं तो क्या किसे कहते हैं। हमने कहा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कि जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं, एक आती है क्या कांस्टेंट टर्म और एक आते हैं वेरिएबल टर्म्स। कांस्टेंट टर्म यानी स्थिरांक और आपका वेरिएबल टर्म्स यानी चर संख्या। ठीक है सर। अच्छा जी, यानी उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब भी क्या होता है आपके वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म के कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनता है वो हमारा क्या कहलाता था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता था यानी बीजीय व्यंजक कहलाता था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल की, तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइप के पॉलिनोमियल से क्या, तो मैंने कहा कि सर एक बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें चर वेरिएबल और गुणांक कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, और जो आपके वेरिएबल होते हैं उनकी जो पावर होती है होल नंबर्स होती है। हमने कहा सर होल नंबर किसे कहते हैं, तो एक चीज थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा, वैसे इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर या फिर 0 टू इनफाइनाइट ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर जो हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, बस उसके साथ क्या कंडीशन हो
कि जो उसके वेरिएबल्स हैं यानी चर संख्याएं हैं उनकी जो पावर हो, घात हो, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्याएं हैं तो इस टाइप के स्पेसिफिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने कहा सर जी अगर मुझे दे रखा है क्या px इक्वल टू लेट a 1x की पावर n प्लस a 2x की पावर n माइनस 2 प्लस a 3x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। तो हमारा एक कह सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पर n हमारा बिलोंग करेगा फुल नंबर्स। बस में हमने कहा ठीक है सर कुछ अच्छे से एग्जांपल दे दो जिससे चीजें समझ में आए। हमने कहा सर उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूं px इक्वल टू क्या है x प्लस 1, देखना क्या कहानी है। हमने कहा सर पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं और x प्लस 1 लिखा है, x की जो पावर है, घात है, वो क्या है, 1 है यानी होल नंबर है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन होगा ये क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद होगा। वहीं पे अगर ये चीज ऐसी हो, थोड़ा समझिएगा, हमने कहा सर px इक्वल टू दे रखा है 1 अपॉन x प्लस, तो क्या ये बहुपद है? तो हमने कहा सर ये हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा देखिएगा। तो हमने कहा सर x यहाँ प्लस है, ऊपर जाएगा x पावर माइनस 1 आएगा और प्लस ऑफ 1, और x की पावर कहाँ हो गई, हमने कहा सर निगेटिव हो गई। और x की पावर अगर निगेटिव हो जाती है तो ये हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल यानी बहुपद की, तो उसकी एक ही कंडीशन है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल है यानी जो हमारी चर संख्या है उनकी जो घात होती है वो हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद कहलाएगा। इस चैप्टर में हम ज्यादातर क्या कहेंगे, एक चर वाले बहुपद की बात करेंगे यानी सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर कोई मुझसे ये भी पूछे कि भैया अगर px इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू या प्लस 3 दे रखा है, क्या बताइए ये पॉलिनोमियल है? तो हमने कहा सर वेरिएबल की पावर 1, वाई की वाई भी वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 1 है, दोनों वेरिएबल में पावर क्या है 1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट ये कौन सा पॉलिनोमियल है? तो हमने कहा सर ये 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है यानी 2 चर वाला बहुपद कहलाएगा, है ना। तो ये भी एक बहुपद है जिसमें 2 वेरिएबल्स, क्लियर। बहुपद ये भी है क्यों, बहुपद की कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, इनकी जो पावर्स हैं वो क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। बात समझ में क्लियर है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के अगर मैं टाइप की बात करूं तो इसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया, वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला पदों के आधार पर यानी नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एक पद यानी मोनोमियल। आपने क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लीजिए, देखिए मजा आ जाएगा। तो हमने कहा सर सबसे पहले अगर मैं इसके पदों के नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों के संख्याओं के आधार पर बात करूं तो सबसे पहला आता है हमारा एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा कि एक बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है हमारा क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर जी x 2x हो गया, x/2 हो गया, कुछ ने कहा सर y/2 ले लीजिए, 2y ले लीजिए, ये सारे टर्म क्या है, सिंगल टर्म कहलाते हैं। अब थोड़ा एक बात समझना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर जी यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे एक x है, ये तो 2 टर्म हो गए। नहीं, याद हमेशा रखिएगा जब भी बात करेंगे टर्म्स की तो यहाँ पर 2 टर्म अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो हमेशा उसको सिंगल टर्म माना जाता है। बात समझ में आई? यानी एक ही पद होगा अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड है यानी ये भी सिंगल टर्म है और ये भी सिंगल टर्म है। 2 टर्म अलग कब होते हैं, जब उनके बीच में या तो एडिशन हो या तो सब्ट्रैक्शन हो, यानी बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो उस कंडीशन में वो हमारे डिफरेंट टर्म्स गिनाए जाएंगे। ठीक है, यानी अगर मैं x+2 लिख दूं तो हमारे 2 टर्म हो गए, लेकिन अगर 2x लिखूं तो ये हमारा क्या है, सिंगल टर्म ही कहलाएगा। यानी
एक पद ही कहलाएगा। बात समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये बात की। क्लियर। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की। तो हमने कहा सर द्विपद, द्विपद यानी बाइनोमियल, जैसा कि नाम बता रहा है द्विपद यानी दो पद होने चाहिए। तो एक बहुपद जिसमें दो पद हों वो हमारा क्या कहलाएगा, बाइनोमियल यानी द्विपद बहुपद कहलाएगा। हमने कहा सर एग्जांपल दे दीजिए। तो हमने कहा सर जी x + 2 2x + 3 x² - 1 x⁴ + 1। तो ये हमारे सब क्या है, ये हमारे दो पद हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लो तो एक और दो, एक और दो, एक और दो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 2 है, दो ही पद हैं। तो ये सारे हमारे टर्म क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। इसमें चर की जो पावर है, घात, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म यानी कितने पद हैं इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा बहुपद। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो बात करते हैं त्रिपद की। जैसे त्रिपद यानी तीन हो जिसके पास पद, यानी ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल क्या हो गया कि एक बहुपद जिसमें तीन पद हो यानी तीन टर्म्स हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिपद यानी ट्राइनोमियल बहुपद कहलाएगा। ठीक है। तो हम एक सर एग्जांपल देख लेते हैं। तो x² 2x + 3 4x³ - 4x + 1 2x + 3 या 1 + x ले लो या फिर x² ले लो। क्लियर। तो ये जो टर्म है इसमें ये जितने भी एग्जांपल है सब में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, तीन है, 1 2 3। तो हमारे क्या कहलाएंगे, त्रिपद कहलाएंगे यानी ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। हमने कहा ठीक है सर। अब जो नेक्स्ट टाइप है कि भैया क्लासिफिकेशन का जो दूसरा भाग है वो है घातों के आधार पे, यानी डिग्री के अकॉर्डिंग, कि भैया कौन से बहुपद की क्या डिग्री है या वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें जो सबसे पहला बहुपद आता है शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल्स। इसको थोड़ा समझिएगा, थोड़ा स्पेसिफिक मान सकते हैं, उसके बाद डिग्री वाले की बात करेंगे। तो हमने कहा सर शून्य पद बहुपद किसे कहते हैं। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि कांस्टेंट टर्म स्थिरांक वाले को ही शून्य बहुपद मान लेते हैं, या ये कहते हैं कि भैया जो वेरिएबल मतलब कि वो बहुपद जिनमें चर की घातांक क्या हो, जीरो हो, यानी वेरिएबल की पावर जीरो हो, उस टाइप के बहुपद को वो जीरो पॉलिनोमियल्स मानते हैं। बट ऐसा नहीं, इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई आपसे पूछे कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो इसका क्या मतलब है। हमने कहा शून्य बहुपद वह बहुपद है जहां पर सभी गुणांक शून्य होते हैं, पहली कंडीशन, और दूसरा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इस टाइप के बहुपद को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है क्या कि px = अगर कहीं क्या हो 0 of x² + 0 × x प्लस ऑफ 0, तो ऑब्वियस बात है इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद यानी जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। बस में मेरे प्यारे बच्चों दो कंडीशन, फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो जीरो होने चाहिए, इनकी पावर से लेना देना नहीं, कोफिशिएंट से लेना देना है। x² का कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट टर्म भी 0। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो जो पॉलिनोमियल में गुणांक यानी कोफिशिएंट आपके 0 हो और उसकी वैल्यू भी 0 हो, तो वो हमारे बहुपद क्या कहलाएंगे, शून्य बहुपद कहलाएंगे। याद रखिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है हमारी वो है आपका रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो हमने कहा सर एक बहुपद जिसकी घात एक होती है, वो बहुपद जिसमें वेरिएबल में यानी जो चर है उसकी जो घात होती है, सबसे बड़ी घात, वो अगर एक है, 1 है, तो उस कंडीशन में इस टाइप के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। हमने कहा सर जी 2x + 1, ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है x और इसकी पावर क्या है, घात क्या है 1। तो भैया अगर वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, तो हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल सा रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। समझ लीजिएगा यहाँ पे वेरिएबल की पावर से लेना देना है, यानी y + 1 दे रखा हो, 2x दे रखा हो, है ना, x/2 दे रखा हो। इन सब कंडीशंस में आप देखोगे जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो पावर है
क्या है 1, और पावर अगर 1 है यानी घात 1 है तो हमारा क्या कहलाएगा, एक बहुपद जिसकी घात 1 होती है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो हमने कहा सर रेखीय बहुपद कहलाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से, अब बात कर लेते हैं दूसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, क्या, द्विघात बहुपद की। भैया यही इस चैप्टर का सार है, मतलब एट द एंड इसी को अच्छे से समझना है, इसी को अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपके बोर्ड्स में। चलो देख लेते हैं क्या कहानी है। कह रहा है कि भैया द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, तो हमने कहा सर द्विघात बहुपद यानी डिग्री के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो भैया जो भी हमारा बहुपद हो उसमें जो चर है यानी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या हो, 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। फिर से एक बार समझिएगा, मैंने कहा सर बहुपद में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर अगर 2 है तो वो बहुपद हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। चलो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हमने कहा सर जी अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस लेट 5 दे रखा है, -5 भी होगा कोई इशू नहीं है। हमने कहा एक्स स्क्वायर -1 दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 दे रखा है, प्लस ऑफ 2x दे रखा है। तो आप ओवरऑल देखोगे वेरिएबल क्या है x, तो उसकी जो सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल सी कहानी है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लूं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ax प्लस बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पे अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लूं तो ये होगा ax स्क्वायर bx प्लस, वेरिएबल की पावर 2 है तो क्या होगा आपका द्विघात बहुपद होगा। बात समझ में क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट अगर बात करूं तो है क्या, घन बहुपद। घन बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसा नाम वैसा काम। हमने कहा सर अगर किसी बहुपद में वेरिएबल की पावर क्या हो, 3 हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, घन बहुपद कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमने कहा सर जी एक्स क्यूब -1, हमने कहा सर जी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, या फिर और क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल देख लें, चाहे ये, इस सब में वेरिएबल की पावर क्या है, 3 है। अगर वेरिएबल की पावर यानी घात 3 है, सबसे बड़ी घात 3 होनी चाहिए भाई, तो वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा घन बहुपद। बात समझ में आई? मैंने कहा ठीक है सर। नेक्स्ट है द्विचरी बहुपद। द्विचरी बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल सी कहानी है, एक विशेष प्रकार का चतुर्थ घातीय बहुपद यानी 4 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या मतलब हुआ कि भैया हमारे पास बहुपद होगा, उसमें जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वो 4 होगी, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, द्विचरी यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। तो हमने कहा सर अगर एग्जांपल की बात करूं, ये होगा x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1। अच्छा क्या क्या चीजें हैं समझिएगा। एक विशेष प्रकार का चतुर्थ घातीय बहुपद होता है जिसमें केवल समघात वाले पद होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, पावर क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, एक कंडीशन, तभी उसको बाई क्वाड्रेटिक कहोगे। क्लियर? घात क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, और जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो इस टाइप के बहुपद को हम द्विचरी बहुपद यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर हुआ? ठीक है, एग्जांपल समझ में आया, ax स्क्वायर प्लस 2x दिस। और अगर जनरल फॉर्म की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं px इक्वल टू ax की पावर 4 bx स्क्वायर प्लस ऑफ, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। बात समझ में क्लियर है? तो टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन। हमने कहा सर जी यहाँ पर एमसीक्यू 20 एमसीक्यू आएंगे ना, उन 20 एमसीक्यूज में
कभी कभी, ज्यादातर नहीं कह सकता मैं, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। क्या कहेगा, वर्गीकरण करेंगे कि नीचे दिए गए व्यंजक बहुपद हैं या नहीं। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक बहुपद नहीं होगा, बाकी सारे बहुपद होंगे। तो कहेगा कि भैया इनमें बताइए कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, या फिर कौन सा टर्म बहुपद नहीं है। तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि बहुपद के लिए कंडीशन क्या है, और कैसे हम जानेंगे कि कोई भी हमारा जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी व्यंजक, वो बहुपद है कि नहीं। तो हमने कहा सर बहुपद के लिए आपने एक ही कंडीशन बताई है कि जो भी वेरिएबल है अगर उसकी पावर क्या हो, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो, तो हमारा बहुपद कहलाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गए पहले क्वेश्चन की ओर। जब से पहला सवाल हमने देखा तो हमने कहा सर यहाँ तो x की पावर में ये रूट लग रखा है, रूट का मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2 लिख रखा है, और x की पावर अगर 1/2 है तो हमने कहा सर ये होल नंबर तो ना है, और ये अगर होल नंबर नहीं है तो ये बहुपद होगा क्या, नहीं होगा। क्या भैया ये बहुपद ना होने वाला, तो इसको हमने कहा सर जी ना 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 ना, ये बहुपद नहीं है हमारा। नेक्स्ट, तो हमने कहा सर जी ये आ गया, क्या कह रहा है, वेरिएबल ठीक है, पावर 2 पावर 1, सारे वेरिएबल की पावर तो होल नंबर है। हमने कहा सर ये हमारा बहुपद है। कौन सा बहुपद होगा, तो हमने कहा सर नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग ट्राइनोमियल होगा, और अगर मैं बात करूं पावर डिग्री के अकॉर्डिंग तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने कहा सर शॉर्ट में लिख दीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या हिंदी में लिख देंगे प्यारे तरीके से द्विघात बहुपद। क्या होगा, द्विघात बहुपद कहेंगे। बात समझ में प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले सवाल पे। अब आ गए यहाँ लिखा है x/2 + 3x² + 5। जिनको ना समझ में आया मैं सही से लिखूंगा भाई साहब, ये एक्चुअल में लिखा है x/2 + 3x² + और 5। हमने कहा सर वेरिएबल के पास गए, क्योंकि कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, वेरिएबल के पास गए और वेरिएबल की पावर हमने देखी, इसकी 1 है इसकी 2 है, यानी पूर्ण संख्याएं हैं, और पूर्ण संख्या है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा, तो हमने कहा सर वेरिएबल में जो सबसे बड़ी पावर है 2, यानी ये भी हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए फिर से यहाँ पर। तो हमने कहा सर यहाँ पे भी एक वेरिएबल x की पावर 3 है, यहाँ x पावर 1 है, और वेरिएबल की पावर अगर यानी जो चर संख्या है उनकी जो घात है वो अगर पूर्ण संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद होगा, तो हमने कहा सर ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी घन बहुपद कहलाएगा। बात समझ में, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है 3 है, तो ये भी हमारा बहुपद है। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं है, उसके लिए कंडीशन के अकॉर्डिंग। बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि भैया राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनकी डिग्री निकालिए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो हमने कहा सर वही घात बतानी है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी बहुपद में जो चर संख्या यानी वेरिएबल है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी घात यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझे भाई लोगों। और देखो यार ऑब्वियस सी बात है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जनता है, और हिंदी मीडियम भाई कहते हैं उनको डर लगती है, बट भैया इंग्लिश ज्यादा अच्छी हिंदी मीडियम वालों की होती है, क्योंकि उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और ये छोटे छोटे टर्म्स आप याद करते चलिए ना, तो जिससे आपको आगे के लिए, भैया इंटर के बाद भी तो पढ़ाई करोगे ना, तो वहां पे दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, चलो आ जाओ। तो हमने कहा सर जी बहुपद की बात कर रहे हैं, उसकी घात लिखनी है। सबसे पहला एक क्वेश्चन हमारा ये, तो सबसे पहले तो ये को बहुपद है। हमने कहा सर वेरिएबल पावर 5 है, 3 है, 1 है, सारी होल नंबर्स हैं, यानी ये बहुपद तो है। कितनी डिग्री है, तो डिग्री क्या होगी, तो हमने कहा सर हमारे बहुपद में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 है। ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, हमने कहा सर ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री कितनी है, घात कितनी है, 5। आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमने कहा सर जल्दी से करते हैं, इसकी घात कितनी, सबसे बड़ी घात क्या है, 2। ये होगा हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल। थर्ड यहाँ पे आ गए, तो हमने कहा सर वेरिएबल पावर 3 है, वेरिएबल पावर 3 है, x पावर 4, x पावर 3, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 4, यानी क्या हो गया, इसकी डिग्री हो गई 4।
एट द एंड आ गए तो हमने कहा 25z³ प्लस 45z² 7z63, इसमें वेरिएबल z है और इसकी जो सबसे बड़ी पावर है 3। ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल हो गया? हमने कहा सर 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ डिग्री पूछा है, डायरेक्टली आप बता देंगे। एमसीक्यू में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, पूछेगा भैया बताइए कि हमारे जो नीचे पॉलिनोमियल्स हैं किसकी डिग्री 4 है ना, या फिर फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपको बताना पड़ता है कि क्या डिग्री है क्वेश्चन में। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब मैं कहूंगा, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल की बात करते हो तो आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, शेषफल प्रमेय, फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा, है ना, और उसी के साथ ही हम आगे भी चीजों को जानेंगे। तो वहां पर भाई जब रूट्स जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो इन सब चीजों में जो एक चीज सबसे अच्छी आनी चाहिए वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी पॉइंट पे। अगर आपने ये चीज निकाल ली तो बाकी सारी चीजें इजी हो जाती हैं, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा, अभी आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ोगे, तो यहाँ पे ये सारी चीजें इससे रिलेट करते हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो हमने कहा सर अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की, तो सिंपल सी कहानी क्या है कि किसी भी पॉइंट में किसी भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। कैसे निकालते हैं, सवाल ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा सर जैसे एक पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है px इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक मान लेते हैं। हमने कहा सर जी 3x² प्लस 2x प्लस 5 ऐसा कुछ दे रखा है। हमने कहा ठीक है सर जी। अब अगर 3x² प्लस 2x प्लस 5 दे रखा है और किसी ने पूछा है x इक्वल टू 1 पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो क्या करना है, सिंपल सा x इक्वल टू 1 यानी p ऑफ 1 की बात अगर मैं करता हूं तो हमें x की वैल्यू क्या करनी है 1, यानी यहाँ पर जहां पे x है वहां पे 1 को रिप्लेस कर देना है। हमने कहा सर जी 3 इंटू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस ऑफ 5, भैया 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, वैल्यू निकाल लीजिए तो हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 5, 5 3 8 2 10, यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर बहुपद का मान क्या है, इस बहुपद का मान 10 है। तो इस तरीके से वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए क्वेश्चन में, जिसका यूज हम आगे करेंगे। हमने कहा ठीक है सर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, नीचे दे रखा है क्या, बहुपद का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहला बहुपद क्या है, px इक्वल टू 9x² प्लस 5, x इक्वल टू 1 पे फाइंड करना है। हमने कहा सर जी जल्दी से करके निकलते हैं। तो हमने x इक्वल टू 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, x इक्वल टू 1 दे रखा है, हमें क्या करना है, तो हमने कहा सर जी x की वैल्यू 1 रख दो चुपचाप, तो x की जगह 1 रखा, तो पूरे पॉलिनोमियल में भी क्या करना पड़ेगा, x की जगह 1 रखना पड़ेगा। क्या हो गया, 9 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 यानी 9 प्लस 5, और 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, हमने कहा सर जी 14 हो जाएगा। तो वो क्या वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 पे क्या है 14 आया, और यही आपका क्या होगा फाइनल उत्तर होगा, यानी फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट हमने कहा सर जी पॉलिनोमियल दे रखा है, फिर से एक बार पॉलिनोमियल लिख देते हैं थोड़ा सा, क्या x³ माइनस 2x² प्लस 1। हमने कहा x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो जल्दी से क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रख देंगे, यानी p x की जगह 1। सिंपल सा, जब भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालनी है तो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को पुट कर देना और कुछ नहीं। हमने कहा सर जी 1 रखेंगे तो आएगा 1³ माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व कर लीजिए 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 1 2 2 माइनस 2 यानी ये हो गया 0 बसन में, यानी x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया 0 हो गया। अब इसका भी एक मायने रखता है, एक मतलब है, बट इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिंपल से अगर मैं बात करूं x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 1, वो सॉरी 0 है। सेकेंड x इक्वल टू 2 की बात कर लो भाई, हमने x इक्वल टू 2 पे वैल्यू देख लीजिए, तो x इक्वल टू 2 पे अगर वैल्यू की बात करूं p ऑफ 2 और p ऑफ 2 यानी ये आएगा 2 का क्यूब माइनस ऑफ 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1। तो सॉल्व करो यार, तो हमने कहा सर जी 8 माइनस 2 पावर 3 ये भी 8 प्लस ऑफ 1, 8 से 8 कट गया, कितनी आई वैल्यू 1, यानी 2 पे वैल्यू क्या है 1 है, और यही इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को निकालते हैं।
अब बात कर लेते हैं बहुपद के शून्य की, यानी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमने कहा सर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आपने बताया, बात समझ में आ गई कि किसी भी पॉइंट पे हम किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। अब सुना, मैंने कहा सर अगर मैंने किसी पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली, यानी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, शून्य बहुपद के शून्य की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा सर अगर किसी पॉइंट पे मैंने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस बहुपद का मान जीरो आए, तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा शून्य, यानी बहुपद का शून्य कहलाएगा। अब एग्जाम्पल से समझना, वैसे तो एक एग्जाम्पल यहाँ था, लेकिन यहाँ से फिर से एक बार मैंने कहा, जैसे अगर मुझे px इक्वल टू एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x माइनस 1, बस में हमने कहा ठीक है सर 2x माइनस 1, और मैंने कहा सर x इक्वल टू आप रख दो 1/2। जैसे ही x इक्वल टू 1/2 रखोगे तो ये p 1/2 आएगा, यानी 2 इंटू 1/2 होगा, -1 और 2 से 2 कट गया, 1 - 1 यानी 0, यानी x इक्वल टू 1/2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/2 यानी x 1/2 क्या होगा, इस बहुपद का शून्य होगा। सिंपल सी कहानी है। शून्य किसे कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो हमने कहा सर किसी भी बहुपद में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर बहुपद का मान जीरो आ जाए, शून्य आ जाए, वो जो वैल्यू है, वो जो मान है, वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। निकालने का तरीका क्या है, तो हमने कहा सर सिंपल सा अलग रफ में लेके जाना, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करना है, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, इसी को उठा के यहाँ पे रख दो, वैल्यू दिख गई क्या, 0, तो यही आपका क्या हो गया, शून्य ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये तो रैखिक हो गया, क्वाड्रेटिक भी आएगा और इस तरीके से क्यूबिक भी आएगा, और इसको हम निकालेंगे। बस में चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, बहुपद के शून्य ज्ञात करिए, और ज्यादातर मैंने क्या कहा, द्विघाती बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं मतलब वो वैल्यू ज्ञात करने हैं जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा सर हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, गुणनखंड विधि, ठीक है, तो उसका यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं। हमने कहा सर जी px दे रखा है कितना, 6x² माइनस, रीअरेंज करेंगे 7x माइनस, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म px क्या था, तो हमने कहा सर अभी आपने बताया था ax² bx + c होता है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान दो जल्दी से। तो हमने कहा सर जी हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्म में लिख देना है, लिख दिया। लिखने के बाद क्या करना है, कुछ बेसिक से रूल हैं जिनको याद रखना है। सबसे पहले हमें इस टर्म 3 और x² के कोफिशिएंट 6 का मल्टीप्लाई करना है। पहले स्टेप में क्या करना है, जो आपका जो सी टर्म है उसको a से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कहा सर 6 × 3 की बात कर लोगे, ये आएगा 18। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या किया, 3 का 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमने कहा सर जो कांस्टेंट और सिंगल वेरिएबल वाला, वो सॉरी क्या है, x का जो कोफिशिएंट है इनके बीच में साइन को देखना है। यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, देखो गेम इसी साइन के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर यहाँ माइनस साइन है तो हमें 18 के ऐसे फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने में क्या है, बीच वाला टर्म 7 है, और यहाँ अगर प्लस साइन होता तो हमें ऐसे टर्म ढूंढने पड़ते जहां पर ऐड करने पे 7 आ रहा होता, वो क्वेश्चन के हिसाब से होता है। ठीक है, तो हमने कहा सर जी हमने दो चीजें, पहला स्टेप किया कि 3 से 6 को मल्टीप्लाई किया, हमें 18 मिल गया। अब हमें 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करने में क्या आ जाए, 7 आ जाए। हमने कहा सर करते हैं। तो हमने कहा सर 9 और 2, 9 2 18, सबसे पहला ही फैक्टर यही होगा, और 9 से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये तो आ गया 7, यानी पहले ही फैक्टर मिल गया मुझे। अब इस फैक्टर का यूज करेंगे। हमने कहा सर जी कैसे, तो हमने कहा सर जी 6x² माइनस 7 की जगह मैं 9 - 2 लिख सकता हूँ। हमने कहा सर लिख दीजिए, तो होगा 9 - 2 x - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा सर जी ये होगा 6x² माइनस x अंदर जाएगा, माइनस से 10 अंदर जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस और x जाएगा 9x आ जाएगा।
ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये x आएगा 2x माइनस 3। अब क्या करिए, तो हमने कहा सर कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लेने का क्या तरीका है, तो हमने कहा जितने भी मैक्सिमम टर्म है कॉमन ले लो। तो एक तो x कॉमन दिख गया, मैंने कहा सर 3 दोनों में कॉमन है, तो 3x कॉमन हुआ। जैसे 3x कॉमन लोगे तो देखो क्या होगा, 3 दूनी 6, ये 2 बचेगा, एक x बच जाएगा, माइनस 3 3 9 3 बच जाएगा, और x तो चला गया कॉमन, यानी 3x स्क्वायर माइनस 9 से 3x जब कॉमन लूंगे तो ये बनेगा। अब एक चीज समझना, कई सारे बच्चे कॉमन लेने में भी कंफ्यूज होते हैं। तरीका क्या है कि एक्चुअल में जो बाहर टर्म लेते हैं ना कॉमन, उस सब में जो कॉमन होना चाहिए इसमें और इसमें आता है। कैसे होगा थोड़ा एक बार मैं समझा देता हूँ। मैंने कहा सर जी 6x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, प्राइम फैक्टर्स मन में ही कर लीजिएगा, और माइनस 9 को हम 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, तो हमने कहा सर जी ये 3 है तो ये 3 आ जाएगा, एक x है तो एक x आ जाएगा, और जो बचेगा क्या बचा, 2x बचा तो 2x माइनस, अब कुछ नहीं बचेगा तो 1 तो ऑलवेज है, तो इस तरीके से 2x माइनस 1 हो गया। हमने कहा सर जी अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या करेंगे, जब भी कभी कोई टर्म कॉमन ना हो तो 1 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 3। अब ओवरऑल में हमने कहा सर ओवरऑल में 2x माइनस 3 कॉमन है, ये हो गया 2x माइनस 3, और अगर 2x माइनस 3 इस टर्म से गया तो 2x माइनस 3 निकल गया तो 3x बचा, यहां से 2x माइनस 3 चला तो 1 बचा। ये आपके हो गए फाइनल फैक्टर। हमने कहा इन फैक्टर को उठा के इक्वल टू 0 कर दो, जैसे इक्वल टू 0 करोगे यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 उधर हो जाएगा प्लस 3, और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। दूसरा शून्य, तो हमने कहा सर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। बात समझ में? तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्य कौन कौन से हैं, हमने सर 3/2 और -3/2। आप इसको चेक कर सकते हैं, 3/2 को उठा के यहाँ पे रखिए, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, क्योंकि ये उसके फैक्टर हैं। क्लियर है? तो कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो उसको आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं। अभी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ रहे होंगे 2 मेथड, ठीक है, कौन कौन से, एक तो ये फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, गुणनखंड विधि, और दूसरा आपका पढ़ रहे होंगे वो सिद्धाचार का फॉर्मूला, तो उसको तो वहीं देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको शून्य निकालना हो, शून्य ज्ञात करना, तो इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, और जो भी फैक्टर्स हैं उसको इक्वल टू 0 कर दोगे, तो x की जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी, शून्य कहलाएंगी बहुपद का। तो इस बहुपद का शून्य क्या है, 3/2 एंड -1/3। बस समझ में मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। और बहुत देखो यार, बहुत आसान सा सवाल है, हमको सिर्फ ये करना है कि उन टर्म्स को समझना है कि क्या चीजें हो रही हैं, अगला स्टेप कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, और ये बात अगर आप समझ लेते हो तो यानी कहानी बहुत अच्छी है और बहुत आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और भैया कॉन्सेप्ट का ही गेम है सारा, अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन चाहे जैसा हो, चाहे जितना टफ हो, प्रॉब्लम तो होती ही नहीं। अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन आ गया, हमने कहा सर जी एक्स स्क्वायर है -17x है और प्लस ऑफ 60। एक बार और बताऊंगा क्या करना होता है, तो हमने सर पहला स्टेप आपने बताया था 60 कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है a से, a इंटू सी करना होता था, तो 60 इंटू 1 60 आ गया। हमने कहा सर 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस करने में 17 है, यहाँ पे देखो माइनस साइन था, माइनस करने पे 7 ला रहे थे, यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस करने पे 7 लाए थे, यहाँ पे प्लस साइन है तो हम प्लस करने पे 17 लाना है। तो हमने कहा सर 12 पंचे 60 और 12 5 क्या हो जाएगा 17, सीधा सीधा फैक्टर मिल गया। ना मिले तो फैक्टराइजेशन करके आप प्रॉपर वे में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखिएगा, जो भी इस कंडीशन को फॉलो करे, यानी सम करने में क्या है 17 आ जाए, उस फैक्टर को आप ले लोगे। तो हमने कहा सर ठीक है, तो हमने क्या किया 17 में 12 पंचे 60, 12 प्लस 5 x प्लस 16, भैया 17 को ये लिख सकते हैं ना, हमने कहा ठीक है सर। अब क्या होगा, तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इधर से आएगा माइनस इधर से आएगा, तो माइनस और प्लस माइनस 12 और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने सर प्लस माइनस माइनस 5x हो जाएगा और प्लस ऑफ 60 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर जी, क्लियर। अब क्या करना है, तो हमने कहा सर जी कॉमन खेलते हैं, तो इससे कॉमन ले लेंगे, इसके पास तो कॉमन x ही है, तो x, इस दोनों में x था तो x कॉमन लिया, x बचेगा,
-12। हमने कहा सर यहाँ आ जाइए। अब देखो एक चीज और, जहां पे बच्चे गलती कर दें, यहाँ पे समस्या नहीं थी, 2x - 3 कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लो, काम खत्म। बाहर प्लस था इसलिए +1 कॉमन लिया हुआ, कोई इशू नहीं है। बाहर प्लस है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस टर्म में बच्चा गलती करता है, क्या है कि भैया जब भी यहाँ पर माइनस साइन आएगा, कहां पर माइनस साइन आएगा, हमने कहा सर जी ई वाले पार्ट में, थोड़ा सा इसको कलरफुल कर देते हैं, रुक जाना, ये देखिए पेन वाली, हमने कहा सर जी इस वाले टर्म की बात कर रहा हूं। जब भी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो ओवरऑल से आप माइनस कॉमन लोगे। सर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो याद करो यार, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हो बाहर माइनस साइन होता है तो क्या होता है, अंदर के साइन चेंज होते हैं। उसी तरीके से अगर हम ब्रैकेट बना रहे हैं, यानी कोई चीज कॉमन भी ले रहे हैं, तो माइनस अगर कॉमन ले रहे हो तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आएंगे ना, वो अपना साइन रिवर्स कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या चेंज करेंगे, हमने कहा सर जी माइनस थे तो प्लस, प्लस थे तो माइनस। जैसे अगर वही माइनस, इन दोनों में 5 कॉमन है तो -5 कॉमन ले लिया मैंने। अगर -5 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर ये पूरा टर्म तो निगेटिव था, लेकिन माइनस कॉमन लिया तो ये बचेगा क्या, सिर्फ x बचेगा, प्लस ऑफ x, है ना। ठीक है सर, और ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बचेगा, 5 कॉमन ले गया तो बचेगा 12। एक चीज याद रखिएगा भाई लोगों, कि अगर ये दोनों टर्म सेम आ रहे हैं मतलब सही आप कर रहे हो, अगर ये दोनों टर्म डिफरेंट आ रहे हैं यानी कहीं ना कहीं आपने गलती की है, उस चीज को रीचेक करो फिर से। अब मैंने कहा पूरे ओवरऑल में x - 12 कॉमन है, ओवरऑल कॉमन ले लिया x - 12, क्या बचा, तो हमने कहा x - 12 गया, x बच गया, यहाँ से x - 12 चला गया, -5 बच गया, तो ये आपके फैक्टर आ गए। कौन कौन से, तो हमने कहा x = 12, x - 12 = 0, तो x = 12, और x - 5 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 5, 12 and 5। तो भैया अगर मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल के शून्य कौन कौन से हैं, 12 और 5 होंगे, यानी 12 और 5 अगर वैल्यू आप रखोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। याद रखना बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि इसका ही यूज आगे होना है और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आने। क्लियर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बहुपद में शून्यों के ज्यामितीय अर्थ की। देखो ऐसा है, कहानी क्या है, ज्यामितीय अर्थ का क्या मतलब है कि भैया ग्राफ अगर मैंने ड्रॉ किया तो उसमें किस तरीके से मैं ग्राफ को देख करके बताऊंगा कि कितने शून्य हैं, कितनी वैल्यूज हैं जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। तो बहुत इजी तरीका क्या है कि अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और वो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस को, वो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है 0,0 और ये आपका ग्राफ है। हमने क्या बताया कि भैया अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके शून्य होंगे, उतने जीरोस होंगे, उतने उसके रूट्स होंगे। हमने कहा सर ये एक बार कट कर रहा है और एक बार अगर कट कर रहा है तो कितने जीरोस होंगे, एक, कितने शून्य होंगे, सिर्फ एक, यानी x की कितनी वैल्यू होगी, सिर्फ एक आएगी जिसमें शून्य होगा। बस में यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ कि भैया ग्राफ ड्रॉ किया, वो ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस होंगे, उतने शून्य होंगे बहुपद के। तो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है तो कितने शून्य होंगे, एक शून्य होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाइए, तो हमने कहा सर यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, 3 बार कट कर रहा है। और अगर ये 3 बार कट कर रहा है तो कितने शून्य होंगे, तो हमने कहा सर 3 शून्य होंगे, यानी 3 जीरोस होंगे। इसमें कितना, 1 जीरोस होगा, इसमें कितना, 3 जीरोस होगा। उसी तरीके से अगर कोई ग्राफ ऐसा कुछ आ जाए तो आप देखो क्या है, हमने कहा सर जी ये एक बार कट किया, 2 बार कट किया, 3 बार कट किया, 4 बार कट किया, 5 बार कट किया, 6 बार कट किया। 6 बार अगर कट किया तो कितने शून्य हो गए, 6। ठीक है, एक रफली ग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को समझ लीजिए कि भैया अगर ग्राफिकल मेथड की बात करूं या ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय अर्थ की बात करूं तो शून्य क्या है, तो हमने कहा सर एक्स एक्सिस में जितनी बार क्या करे वो ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वही आपका शून्य कहलाता है।
जितनी बार भी करेगा उतने शून्य उसके होंगे। बस उनमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमने कहा सर अगर मैं रैखिक की बात करूं, क्या रैखिक बहुपद फलन का ग्राफ की बात कर लेता हूं, तो सिंपल सा रफली बात करेंगे। हमने कहा सर जी मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0। अगर रैखिक बहुपद है यानी कोई रेखा होगी, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो समझिए सर पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। कोई रेखा है, कोई रेखा अगर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। हमने कहा ठीक है सर। अच्छा जी, अब रैखिक बहुपद का ये ग्राफ है। एक बात समझिएगा, अगर रैखिक बहुपद है यानी सिर्फ एक ही शून्य तो होना चाहिए। कितने शून्य होने चाहिए, एक ही शून्य होना चाहिए। तो भैया कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पे। दोबारा कर सकता है क्या, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है भाई। अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेगी, यानी जितने भी रैखिक बहुपद हैं उनके कितने शून्य होंगे, सिर्फ एक शून्य होगा। भैया एक चीज और याद रखिएगा, क्या जितनी डिग्री होती है, मतलब मैंने कहा कि सर पॉलिनोमियल में डिग्री की बात कर रहे होगे, तो जितनी डिग्रीज होती हैं उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। तो अगर मैं रैखिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो इसमें कितनी डिग्री है, तो हमने कहा सर 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, और ये अगर 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो उस कंडीशन में कितने शून्य होंगे, एक शून्य होगा, जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, ये रहा। हमने कहा सर हमारी कोई लाइन ऐसे चली जा रही है, तो उस कंडीशन में देखो ये शून्य हो गया। कोई खुश था, कहा नहीं सर हमारी लाइन तो ये जा रही है, तो उस कंडीशन में भी शून्य क्या होगा, एक होगा। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में, रैखिक पॉलिनोमियल में, रैखिक बहुपद में कितने शून्य होंगे, एक शून्य होंगे। ग्राफ के थ्रू आप समझ लीजिए, क्लियर। अब नेक्स्ट है क्या, द्विघात बहुपद का फलन ग्राफ। तो हमने कहा दो बात ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ की अगर बात करते हैं तो आ जाइए। तो हमने कहा सर ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करो तो ये होगा पी एक्स इक्वल टू क्या, तो हमने कहा सर जी ये होगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। और मैंने अभी बताया कि जितने डिग्री होंगी किसी भी बहुपद में, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही शून्य होंगे। तो इसमें कितने हैं, एक्स स्क्वायर है, यानी 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने चाहिए। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अच्छा, एक और ग्राफ आपको देखने को मिलता है, उसका भी मतलब समझ लीजिएगा। कभी कभी ग्राफ ऐसा टच होके निकलता है, यहाँ इस पॉइंट पे टच हो रहा है। अब सुना, अगर मैं कह रहा हूं 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, डी की वैल्यू आगे बढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम देखेंगे डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। अगर मैंने कहा सर ये अल्फा और बीटा पे है, तो दोनों अलग अलग रूट्स होंगे और 2 रियल रूट्स मिलेंगे। हमने यही तो बात कही थी कि द्विपद बहुपद में, द्विघात बहुपद में कितने फलन होंगे, कितने शून्य होंगे, सॉरी। तो हमने कहा सर 2 शून्य होंगे। अगर इस तरीके से ग्राफ है तो हमने कहा एक शून्य अल्फा, एक शून्य बीटा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कट करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो हमने कहा सर यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक के दो ही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही शून्य होंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा। बट कंडीशन क्या होगी कि अगर ये सिर्फ टच होके जा रहा है, यानी दोनों जो रूट्स होंगे आपस में, जो दोनों शून्य होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन सी कंडीशन, तो हमने कहा सर अगर x माइनस ए इक्वल टू होल स्क्वायर वाला पार्ट, जब इस टाइप के पॉलिनोमियल होंगे तो इसमें x माइनस ए यानी x इक्वल टू ए, 2 वैल्यूज आएंगे, दोनों क्या होंगी, इक्वल वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद का फलन है ग्राफ के अकॉर्डिंग। अगर ग्राफ तुम्हारा ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्फा बीटा 2 पार्ट हो गए, सिर्फ एक पॉइंट से टच होके जा रहा है तो इसके 2 वैल्यूज होंगी, बट दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक और चीज होती है कि अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए कि ऐसा सर ऊपर चला जा रहा है, देखो यहाँ पे अगर बात करो तो ये तो ऐसे भी जा सकता है ना, यहाँ पे भी अल्फा बीटा मिल रहा है, कोई इशू नहीं है अपने को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंटरसेक्ट नहीं करता उस कंडीशन में क्या होती है पति कहानी कि रियल इमेज यानी वास्तविक संख्याएं नहीं मिलती हैं, जो भी रूट्स होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। क्लियर, ठीक है। तो आप इस बात को, तो आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, बट इस वाले टर्म को अच्छे से समझ लीजिए कि
अल्फा वो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा दो रूट्स आएंगे, एक ऐसा कुछ अलग अलग रूट्स, और हो सकता है इक्वल रूट्स आए, इक्वल रूट्स आएंगे तो ये ग्राफ मिलेगा आपको, अगर डिफरेंट रूट्स हैं तो अल्फा बीटा ये वाला मिलेगा। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्या ये बात समझ में क्लियर है? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं द्विघात क्या है, द्विघात बहुपद के शून्य और उनके गुणांकों के बीच में संबंध। हमने सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ लिया, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को जान लिया, अब हमें उनके रूट्स के विषय में और उनके रूट्स के बीच में क्या संबंध है उसके विषय में बात करते हैं। तो सुना, रूट्स मतलब शून्य, ठीक है। तो हमने कहा सर रिलेशन बता दीजिए शून्य और गुणांकों के बीच में। तो मान लीजिए अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, दो शून्य आ रहे हैं, अल्फा और बीटा। पॉलिनोमियल हमारा क्या है, तो हमने कहा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो आपने अभी बताया क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। हमने कहा ठीक है सर जी, ये हमारा क्या है, शून्य ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया अल्फा बीटा। ठीक है, तो अगर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हमारे शून्य हैं तो इनके बीच में क्या एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या ए है, इस यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट टर्म सी। क्या करना है, कोफिशिएंट्स और शून्यकों के बीच में रिलेशन की बात करता हूं, तो पहला रिलेशन आता है शून्यों का योग, शून्यकों का योग यानी सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस क्या आएगा, तो मैंने कहा सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की बात करेगा, क्योंकि शून्य क्या है हमारे, अल्फा बीटा है, तो हमने सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए। और क्या लिख सकता हूं, माइनस बी अपॉन ए। हमने कहा सर बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी माइनस एक्स का गुणांक, गुणांक ही कहते हैं भाई कोफिशिएंट, ठीक है, अपॉन ए। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमने कहा अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं भैया, आप लोग अच्छे से समझ लेना कि कोफिशिएंट ऑफ ए एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा सम ऑफ द रूट यानी शून्यकों का योग। ठीक है, सेकेंड शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, तो हमने कहा सर जीरोस हमारे अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, वेयर सी क्या है, तो हमने कहा सर कॉन्स्टेंटम यानी स्थिरांक, ठीक है, कॉन्स्टेंटम और अपॉन में ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। हमने कहा सिर्फ ये हो गया कॉन्स्टेंटम यानी स्थिरांक, आप लिख सकते हैं कॉन्स्टेंटम लिख सकते हैं, ठीक है, मैं सी ही लिखे रहा हूं यहाँ पे, और अपॉन में ए क्या है, तो हमने कहा सर एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी अपॉन ए है, सी इज द कॉन्स्टेंटम यानी स्थिरांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी अपॉन ए, तो ये हो गया क्या, शून्यकों का गुणनफल। भैया याद रखिएगा इस फॉर्मूले को क्योंकि क्वेश्चन आएंगे। बात सुन में सबसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई, समझिएगा। कह रहा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द, क्या है क्वेश्चन, कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। भैया इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि भैया आएगा यही क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो जो भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझना। क्या है फिर से एक बार समझेंगे, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो हमने कहा सर हमें आपने अभी सिखाया था कि किस तरीके से शून्य मतलब द्विघात समीकरण है तो उसके शून्य को कैसे फाइंड करते हैं, है ना, किस तरीके से जीरोस फाइंड करते हैं, और उसके बाद उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध होगा, उसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलो वेरीफाई करते हैं। तो हमने कहा सर सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, हमने कहा सर जी पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। हमने कहा सर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमें आपने अभी क्या बताया, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा। हमने कहा सर 8 और 1 का मल्टीप्लाई 8 आएगा, और 8 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि माइनस करने पे 2 आ जाए। तो हमने कहा सर 4 और 2 दो फैक्टर हैं, और 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, यानी इसके फैक्टर मिल गए सीधा सीधा। हमने कहा सर जी ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं 2 को, तो हमने कहा सर 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। सॉल्व करिए, तो हमने कहा सर नेक्स्ट में माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा -4x और माइनस माइनस प्लस ऑफ 2x माइनस 8।
क्या बात सुन में है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान देना यार, यही स्टेप्स हैं और इतने ही में काम हो जाना है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है। क्लियर? तो आ जाओ जल्दी से, क्या करना है? तो हमने कहा सर x कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x माइनस 4, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 4। भैया जिस टर्म को कॉमन लेते हैं उससे अंदर वाले टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं, अंदर वाला टर्म आ जाता है। याद रखना, कभी अगर कंफ्यूज हो जाओ कि भैया ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो सिंपल सा, जैसे 2 कॉमन दिखा 2 ले लिया, तो अंदर वाले टर्म के लिए हमें 2x से 2 डिवाइड करोगे तो x बचेगा, 8 से 2 डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, लिख दोगे, सिंपल सी कहानी। हमने कहा सर ओवरऑल x माइनस 4 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 4 और ये आएगा x प्लस 2। हमने कहा ठीक है सर, तो शून्य कौन से होंगे? तो हमने कहा सर जी x की वैल्यू 4 आएगी और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे तो माइनस 2 आ जाएगी। ये हमारे दो शून्य हो गए। हमने कहा ठीक है सर, तो हमने कहा सर शून्य हमने लेट किए थे अल्फा और बीटा, तो एक को लेट कर लो अल्फा और एक को लेट कर लो बीटा। हमने कहा ठीक है सर। अब अगर एक अल्फा और बीटा है, हमें क्या करना था? शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करना था, प्रूफ करना था। तो हमने कहा सर हमने अभी रिलेशन पढ़ा है। क्या रिलेशन पढ़ा है? हमने रिलेशन पढ़ा है सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। उठाओ इक्वेशन, क्या था? पी एक्स स्क्वायर, सॉरी हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, और इसको कंपेयर मैं करूंगा किससे? ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस नहीं रखिएगा भाई लोगों, किससे कंपेयर करेंगे उसकी बात कर रहे हैं, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे। जिसे कंपेयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। हमने कहा सर एक्स का कोएफिशिएंट -2, एक्स का कोएफिशिएंट बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी। हमने कहा सर सी के यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -8 है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8 आएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात, बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि कभी कभी जो कंपेयर करते हैं तो साइन को नहीं लेते, सी की वैल्यू 8 ही ले लिए -8 की जगह, या बी की वैल्यू 2 ही ले लिए -2 की जगह। तो ये नहीं करना है, आपको साइन के साथ उसको लेना है, ठीक है। हमने कहा ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। हमने कहा सर एक्स का कोएफिशिएंट बी, एक्स का कोएफिशिएंट -2, तो बी की वैल्यू -2, सी कांस्टेंट टर्म सी, कांस्टेंट टर्म -8, तो सी की वैल्यू -8, तो एबीसी की वैल्यू आ गई। हमने कहा ठीक है सर, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है क्या? तो अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू क्या है? -2, रख दीजिए यहाँ पे। तो हमने कहा सर रखेंगे तो अल्फा इसे 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2। इस साइड की बात कर लो तो -बी की वैल्यू क्या है? तो हमने कहा सर बी की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन ए की वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करिए तो 4 प्लस माइनस 4 -2 हो गया 2 इक्वल टू माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2 आ गया, यानी प्रूफ हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। अच्छा जी भैया, संबंध ही तो प्रॉफिट है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को तो स्थापित करना है। एक संबंध तो हमको ये दिया था, एक रिलेशन ये दिया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए। दूसरा रिलेशन दिया था हमको क्या? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सॉरी क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो इसको भी प्रूफ करते हैं। हमने कहा अल्फा की वैल्यू 4, तो ये हो गया 4, बीटा की वैल्यू कितनी है? -2, तो हमने कहा था जी ये -2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? -8, तो ये -8 हो गया। ए की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे भी देखोगे ये आएगा -8 इक्वल टू -8, यानी LHS इक्वल टू RHS, तो ये भी प्रूफ हो गया। इति सिद्धम। बस में तो इस तरीके से हमने क्या किया? शुन्याकों और उनके गुणांकों के बीच में रिलेशन को सत्यापित कर दिया, इस तरीके से वेरीफाई कर दिया। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे ही टर्म्स आएंगे, सिंपल है, आपको क्या करना है? जो भी क्वाड्रेटिक देगा उसको सॉल्व कर लेना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, उठा के यहाँ रख देना है, वेरीफाई हो गया, बात खत्म, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो वही क्वेश्चन है, क्या कह रहा? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। सेम टाइप क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। बस यहाँ पे जो गेम है वो रूट वाला है, और बच्चा रूट को देखता है तो सदमे में आ जाता है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे कि भैया अगर रूट आए तो उसके फैक्टर कैसे फाइंड करने हैं, है ना। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे हो तो कैसे जीरोस निकालोगे, इस बात की बात कर लेते हैं। और उसके बाद
उनके संबंधों को वेरीफाई करना तो हमने सीखा है। क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं। तो हमने कहा सर जी सबसे पहले इस वाले पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना है। कैसे तरीका है? तो हमने कहा सर जी यहां पे हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से यानी 1 से। 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा? तो हमने कहा सर जी 6 ही आएगा। और 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने में 3√2 आए। हमने कहा सर ये तो सदमे वाली बात हो गई। 2 3 6 तो पढ़ा है, 6 कम 6 भी पढ़ा है, 3√3 कैसे आएगा? और इसी में बच्चा जाता है, हो जाता है परेशान। तो समझना और इस चीज को याद रखना कि जब भी रूट वाले टर्म्स आएंगे तो उनके साथ कैसे खेलना है। बस में चलो आ जाओ। तो हमने कहा सर जी 6 के पहले प्राइम फैक्टर कर लो। तो प्राइम फैक्टर इसका क्या आएगा? 2 और 3 आएगा। हमने कहा सर जी ठीक है। देखो यहां √3 है, या √2 होता, जो होता उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे होते। हमने कहा सर जी √3 है हमारा, √3 है तो √3 चाहिए होगा। तो हमने कहा सर यहाँ पे जो 3 है इसको अगर √3 के टर्म में तोड़ूं तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। यस और नो? तो यानी 6 के अगर फैक्टर की बात कर लूं तो ये √3 इंटू √3 होगा। क्या इस बात से किसी को कोई समस्या? हमने कहा √3 3 हो जाएगा, 3 2 6, 6 आ गया, यानी 6 के ये 3 फैक्टर हो सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर जी, लेकिन हमें क्या करना है? ऐड करने में इतना लाना है। तो हमने कहा सर सिंपल सा कुछ नहीं, एक फैक्टर ये बना दीजिए, एक ये, यानी 2√3 और √3। अब देखो 2√3 और √3 को ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 3√3 आ जाएगा। यस और नो? है ना? तो इस कंडीशन में यानी जब भी रूट वाला टर्म आएगा क्या क्या चीजें समझनी है। तो मैंने कहा सर 6 के फैक्टर करने थे, यहाँ √3 था तो हम 6 के पहले प्राइम फैक्टर कर लो। तो हमने कहा 2 और 3 दो प्राइम फैक्टर होंगे। क्लियर? अब 2 और 3 को क्या करना है? तो हमने कहा सर जी हमें यहाँ √3 चाहिए तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, यानी 6 के क्या फैक्टर हो गए? 2 इंटू √3 इंटू √3। अब इनके कॉम्बिनेशन बना लो कि यहाँ पे प्लस आना है तो प्लस करने में 3√3 है। तो हमने कहा सर प्लस करने यानी 2√3 प्लस √3 यानी 3√3, काम ओके। क्लियर? हमको फैक्टर मिल गया, काम भी यहीं से बन गया। इस बात को प्यार से समझ लेना और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि सारा गेम यहीं फंसता है और बच्चे यहीं पे हो जाते हैं परेशान। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की ओर दोबारा से। हमने कहा सर जी फैक्टर करना था x² माइनस 3√3 की तरह जगह हम लिख सकते हैं क्या? 2√3 प्लस √3 यानी 2√3 प्लस ऑफ √3 x प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस 2√3x माइनस ऑफ √3x प्लस ऑफ 6। अब देखो यहाँ एक पेज और है, x कॉमन लिया तो x 2√3 आ जाएगा माइनस, अब यहाँ फिर गड़बड़ होगी सर। अब क्या कर लो? √3 कैसे कॉमन लेंगे? वहां तो 6 है। तो हमने कहा सर जी अभी 6 का आपने फैक्टर निकाला था, ये फिर से आना। मैंने कहा सर 6 के फैक्टर थे हमारे 2 इंटू √3 इंटू √3 और एक ये √3 है तो √3 से √3 अगर कॉमन ले लोगे तो 2√3 बचेगा। तो सुनना, या आपको समझाने के लिए, ठीक है भाई, लिख मत देना, आप लोगों को समझाने के लिए बस मैं लिख रहा हूं कि भैया 6 के फैक्टर हमारे होते हैं 2√3 इंटू √3 इंटू है, ठीक है। हमने कहा सर क्या फैक्टर होते हैं? 2√3 इंटू √3, 2√3 इंटू √3। यहां से अगर √3 है तो एक √3 कॉमन तो ये बचेगा। तो हमने कहा सर √3 कॉमन ले लो। अच्छा एक चीज और, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस भी कॉमन लोगे तो माइनस √3 हो गया कॉमन, माइनस √3 कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में आएगा। तो हमने कहा सर इस वाले से x बचेगा, ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 6 से √3 अगर गया तो क्या बचेगा? 2√3, तो ये आएगा 2। देखो x माइनस 2√3, x माइनस 2√3 यानी काम सही है। ओवरऑल x माइनस 2√3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2√3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2। फिर तो x के शून्य क्या होंगे? तो हमने कहा x की दो वैल्यूज आएंगी, 2√3 आएगी और √3 आएगी। तो इस तरीके से रूट वाले टर्म अगर आते हैं तो हमको सॉल्व करना होता है और इस तरीके से कॉमन लेना होता है। बच्चे या तो इस कॉमन लेने में गलती कर लेते हैं या ये फैक्टर वाले पार्ट में करते हैं। दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस अप्रोच को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे ये नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिया था। हमने कहा सर ये तो रूट निकल आए, एक को मान लो अल्फा
एक को मान लो बीटा। अगर एक अल्फा बीटा तो हमें क्या करना था, इनके बीच में रिलेशन की बात कर लेनी थी। हाँ, ये अल्फा है और ये बीटा है। हमने कहा सर इनके गुणांकों के, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करना, सत्यापित करना था। तो क्या होगा, हमने कहा सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। फिर से वही वाली बात, इसको उठाया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया तो ए की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ 3√3 और सी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6। सी की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। काम ओके। चलो फिर क्या करना है, जल्दी से उठा के इसको यहाँ पे रख देंगे। तो हमने कहा सर अल्फा की वैल्यू है 2√3 तो ये हो गया 2√3 प्लस बीटा की वैल्यू है √3 तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है माइनस ऑफ 3√3 और अपॉन में ए की वैल्यू है 1 तो ये हो गया 1। तो हमने कहा सर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3√3 और इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस 3√3 और LHS इक्वल टू RHS यानी काम होते यानी इट इज सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट की बात अगर करता हूं तो हमने सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा की बात करो तो ये आएगा C अपॉन A। C की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हमने कहा सर 2√3, बीटा की वैल्यू है √3, C की वैल्यू क्या है तो C की वैल्यू है 6 अपॉन 1। सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 3 2 6 तो 6 इक्वल टू 6। ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ क्वेश्चन में। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई लोगों, इसलिए अच्छे से समझ लेना। क्लियर। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। कभी कभी क्या करता है वो आपको रूट्स दे देगा, सम ऑफ द रूट दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे देगा और आपसे पूछेगा भैया इक्वेशन क्या है। तो आप इसका यूज कर लोगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बनना हमने कहा सर एक्स स्क्वायर, अगर सम ऑफ द रूट्स दे रखा है तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर रूट हमारे शून्य हमारे क्या हो, अल्फा बीटा हो, तो जो आपका पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद रखिएगा। क्लियर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, रखेंगे सॉल्व कर लेंगे, 1 से 2 नंबर में मिल जाएंगे आपको। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद √2 और 1/3 सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इट्स जीरोस। यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है तुम्हारा क्या, √2, सम क्या है √2, प्रोडक्ट क्या है यानी अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना, हमने कहा सर 1/3। तो हमें क्या बताना है, पॉलिनोमियल बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, ये हमको बताना है। हमने कहा सर जी px इक्वल टू आपने अभी बताया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सॉल्व कर लीजिए। हमने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2, ये तो हो जाएगा √2x माइनस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3। ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा जिसके रूट क्या हो, जिसका सम ऑफ द रूट √3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1/3 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है 1 मार्क्स में पूछ लेता है, 1 या 2 मार्क्स में। क्लियर। अच्छा जी, और क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट भैया, इनको रट लेना, क्योंकि जब भी रूट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, ये वाले आएंगे या फिर सम ऑफ द रूट्स में अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आएंगे, तो उस कंडीशन में इन फॉर्मूलों का यूज हमें हो जाता है। तो भैया ये फॉर्मूला क्या करेंगे, याद कर लेंगे। हमने कहा सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है। वहीं पे सेकंड फॉर्मूला, अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, कहीं ऐसा दे रखा हो कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ द रूट्स, देन इस फॉर्मूले का यूज हो जाएगा क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा भैया, क्योंकि इन फॉर्मूलों का डायरेक्टली यूज होना होता है। ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो सम ऑफ द रूट आप निकाल ही लोगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप निकाल ही लोगे, इन दोनों को रख दोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको निकल आएगी। सेम वे में अगर कहीं आपको क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों को रख दोगे, सॉल्व कर लोगे, काम बन जाएगा।
तो जिस तरीके से किसी भी क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट होगी हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो होगा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब माइनस अल्फा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूला जिसका यूज ज्यादातर होता है, ध्यान रखिएगा, क्या है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखिए क्वेश्चन में क्या आएगा? सम ऑफ द रूट देगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट देगा, नहीं भी देगा, अगर क्वाड्रेटिक दे दिए तो अल्फा बीटा तो आप निकाल लोगे, लेकिन विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड अगर अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये इक्वेशन जो है अक्सर काम में आ जाता है। अगर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा पता है तो अल्फा माइनस बीटा हम निकाल लेंगे। कहीं पे कभी कभी क्या होगा कि भैया डिफरेंस ऑफ द रूट्स दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखा है, आपसे इक्वेशन पूछ ले तो हम क्या करेंगे? भैया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन से निकल आएगा। तो ये सारे जो भी फॉर्मूले हमारे आइडेंटिटीज हैं अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। ठीक। अच्छा जी, चलो आ जाओ, अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा? यदि द्विघात समीकरण के मूल्यों का योग 3 तथा उनके घनों का योग 63 है। अब देखो कहानी बन गई, जो फॉर्मूले दिए थे उसका यूज आ गया। क्या कह रहा कि द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 63। समझना, मैंने कहा सर लेट कर लेते हैं, रूट्स हमारे अल्फा बीटा हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या कह रहा कि सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योग, शून्यकों का योग कितना है? 3, यानी अल्फा प्लस बीटा तो हमारा 3 दे रखा है। दूसरी कंडीशन क्या है? उनके घनों का योग, यानी सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 63, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 63 गिवन है। क्लियर? सम ऑफ द रूट पता है और आपका दे रखा है सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 63। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। हमने कहा सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तो अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने कहा सर अगर अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, अभी हमें ये चीज दिखी तो हमने कहा एक फॉर्मूला आपने अभी हमें बताया था, कौन सा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसी का यूज कर लो। हमने कहा सर जी आ जाइए, क्या है फॉर्मूला? हमने कहा सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। यही बात समझ में? हमने कहा सर अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पता है, वैल्यू रख देंगे, अल्फा बीटा निकल आएगा, और अल्फा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता है तो हमें इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। क्लियर? तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा सर अल्फा प्लस बीटा वैल्यू रख दो जल्दी से। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वैल्यू क्या है? 63। तो हमने कहा सर 63 हो जाएगा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा 3 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो हमने कहा सर जी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने कहा सर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 63 माइनस 3 का क्यूब 27 इक्वल टू 3 3 जा 9 अल्फा। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, तो यहाँ पे जो आएगा ये साइन चेंज कर दीजिएगा प्यार से, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9 अल्फा बीटा। सॉल्व कर लीजिए। हमने कहा सर यहाँ सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कितना? 13 से 7 गया, 13 से 7 गया 6, 7 3 और 3 6, 7 6 13, ये हो जाएगा 13 से 7 गया 6, ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 इक्वल टू माइनस 9 अल्फा बीटा। तो देखो यहां से मैं वैल्यू निकाल लूं अल्फा बीटा की, तो अल्फा बीटा आ जाएगा आपका 36 अपॉन में माइनस 9, 9 चौक 36 यानी माइनस ऑफ 4। यहाँ के बाद हम यहाँ पे आ गए। क्लियर? तो हमने कहा सर अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा हमको पहले से ही पता था। इक्वेशन की बात कर रहा है तो पॉलिनोमियल हमारा क्या आ जाएगा? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 3, ये हो जाएगा 3x और प्लस ऑफ अल्फा बीटा
तो प्लस ऑफ -4 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ऑफ 4। ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनॉमियल हो गया। तो देखो भैया जो फॉर्मूले बताए थे उनका यूज करके इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और भैया अगर आ गए और ये आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा नहीं, इसलिए उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंपल सा एक बार और समझा दे रहा हूँ। क्या करना है, हमें सम ऑफ द रूट्स और घन और उनके घनों का योग दे रखा था, यानी अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 63 दे रखी थी। हमने फॉर्मूला यूज किया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू उठा करके सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया। फॉर्मूला याद है? ना याद हो तो याद रखिएगा क्या, कि अगर मुझे सम ऑफ द रूट्स दे रखे हैं तो उस कंडीशन में इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा बीटा, उसका यूज करके हमने सॉल्व कर लिया और इक्वेशन फाइंड कर ली। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स, भैया एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको आप क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एक शून्यक है, तो मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात करिए, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। देखिए सही लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं, जीरोस हैं। तो उस कंडीशन में आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं भैया जी। कैसे सॉल्व होंगे इस चीज को समझते हैं। तो हमने कहा सर हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या पहले तो पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और इनके रूट्स जो बता रखे हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा। अगर इनके रूट्स अल्फा बीटा है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने सर इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और अल्फा बीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे ये समझिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन भैया कई बार पूछे गए, ठीक है, और आते हैं, हमेशा आएंगे, ठीक है। तो समझिएगा किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने कहा सर जी अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने सॉल्व किया। हमने कहा सम ऑफ द रूट फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अगर माइनस बी की वैल्यू बात करूं तो क्या होगा, -5, और ए की वैल्यू बात करूं तो होगा यहाँ पे क्या, 1। हमने कहा सर माइनस बी अपॉन ए यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी यानी -5 यानी माइनस ऑफ 5 अपॉन ए की वैल्यू है 1। ये अल्फा प्लस बीटा यहां से मिल गया हमको 5। हमने कहा ठीक है सर जी। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करो तो आएगा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू है 1 यानी 4। हमने कहा सर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2, और इनका यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने कहा सर हमें अल्फा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता चल गया, हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू। तो चलो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। हमने कहा सर इसको छोड़ो, पहले इसको सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके। तो क्या होगा, एलसीएम अगर लेता हूं तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और ये सॉल्व करोगे तो ये बीटा प्लस अल्फा आएगा। फिर से एक बार समझ लेना। मैंने कहा सर जी इन दोनों का एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा, अल्फा से डिवाइड किया बीटा बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा। सेम वे में बीटा से डिवाइड किया अल्फा बचेगा, अल्फा का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि देखो अब हमारे पास जितने भी टर्म है सब की वैल्यू हमको पता है। हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है। बस हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को उठा के यहाँ पे रख देना है। तो हमने कहा चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो वैल्यू हमको ओवरऑल की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इज 5। हमने कहा सर ये 5 होगा, अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। इतनी आसानी से हो गया ना। हमें क्या करना है, सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई किया और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी, ठीक है। और अगर मान चलिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट हुआ तो उस कंडीशन में मैंने जो फॉर्मूले बताए थे ना उनका यूज करके हम किसी ना किसी तरीके से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसको रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने कहा इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5/4 माइनस 4 2 8 अपॉन 1 ले लिए, एलसीएम 4 आएगा। हमने कहा सर ये आएगा 5 माइनस 1 से गया 4, 8 चौको 32, 32
सॉल्व करेंगे तो 12 से 5 गया 7 यानी 27 माइनस अपॉन, यही आपका फाइनल आंसर है। क्या? -27/4 इज योर फाइनल आंसर। तो भैया याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इनके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है कि भैया इफ 2 और 1/2 आर द जीरोस ऑफ ए px² प्लस 5x प्लस आर, देन हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? शून्य है तो p और r के बीच में रिलेशन की बात कर रहा है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं और ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। कोई एक कांस्टेंट टर्म दे देगा कि उसकी वैल्यू फाइंड करने को कह देगा, जैसे यहाँ पे दे रखा p और r के बीच में रिलेशन की बात कर रहा है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये समझ। हमने कहा सर हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख लो। क्या हुआ? px इक्वल टू, हमने कहा सर जी px² प्लस 5x प्लस आर, तो भैया 5x प्लस आर इसको p ना मान करके क्यों मान लो, है ना, क्योंकि p सेम हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओ। तुमने कहा सर qx एक पॉलिनोमियल है px² प्लस 5x प्लस आर और इसके रूट्स दे रखे हैं, क्या है? तुमने कहा सर जी 2 and 1/2, ये हमारा मान लीजिए अल्फा है और ये हमारा क्या है? बीटा है। ठीक है, तुमने कहा सर जी अगर ये कहानी है तो कंडीशन यूज करते हैं सम ऑफ द रूट्स वाली। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू -5 अपॉन ए की वैल्यू है p। हमने कहा ठीक है सर सॉल्व कर लो। अल्फा की वैल्यू क्या है? तो हमने कहा सर 2, बीटा की वैल्यू क्या है? 1/2 इक्वल टू -5/p। देखिए हमको तो भाई p ऐसे टर्म्स उठाने, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, p की वैल्यू 2, r की वैल्यू -2, तो वैल्यूज पे ही काम करेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4 + 1 5/2 आ जाएगा इक्वल टू -5/p। देखो 5 से ये 5 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी -2। हमने सर p की वैल्यू तो -2 आ गई। अब r की वैल्यू की बात कर लेते हैं। r की वैल्यू के लिए हमने कहा सर प्रोडक्ट वाली बात कर लो, यानी अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a। अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 1/2, c की वैल्यू क्या है? r अपॉन a की वैल्यू है p। हमने कहा ठीक है सर, 2 से 2 कट गया। अच्छा p की वैल्यू क्या है? -2, तो यहाँ रख दीजिए। तो हमने कहा सर 1 इक्वल टू r अपॉन -2, -2 उधर चला जाएगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? -ऑफ। तो हमने कहा सर जो आंसर आया वहां p की वैल्यू भी -2 आ रही है और r की वैल्यू भी क्या आ रही है? -2 आ रही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला तो गलत हो गया। देखिए p इक्वल टू r इक्वल टू -2, यानी b इज योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे तो p और r के बीच में रिलेशन की बात करें, कभी कभी यहाँ पे k दे देगा, उसकी वैल्यू फाइंड करने को कहेगा। ठीक है, अब आ गया अगला सवाल और देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा कि इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू हमको फाइंड करनी है अगर सम ऑफ द रूट्स हमारा 3 है, यानी द्विघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद क्या? 3x² - kx + 6 के शून्यकों का योग दे रखा है 3, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। नहीं सर ये तो बहुत आसान सा सवाल है और एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन होता है। हमने कहा सर कैसे करेंगे? तो पहले लिख दो पॉलिनोमियल क्या होगा। हमने कहा सर px इक्वल टू हो जाएगा 3x² - kx + 6। मान लो रूट्स हमारे अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना? 3। हमने कहा अल्फा बीटा की वैल्यू तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं। तो हमने कहा सर अल्फा इंटू बीटा होता है -b/a। हमने कहा ठीक है सर, -b की वैल्यू क्या है? -k, तो हमने कहा सर -(-k) अपॉन a। a की वैल्यू क्या है? 3। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया? तो हमने कहा सर यहां से मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू k/3। हमने सम ऑफ द रूट्स दे रखा है कितना? 3 रख दीजिए, तो 3 इक्वल टू k/3, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 9। तो देखो कितना आसानी से हम रूट्स का रिलेशन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बात समझ में आई भाई? और इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में जरूर आपको मिल जाएंगे, तो याद रखिएगा इससे पहले वाला और ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही
फेवरेट टाइप के क्वेश्चन है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहा तो भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए whose zeros is 1 and -3 and verify the relation between coefficient and zeros of the polynomial। हमने कहा सर वो तो कर लेंगे, हमें पहले इस चीज की बात कर लेते। हमने कहा सर अगर ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है क्या 1 और -3, तो एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा, सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, तो हमने कहा सर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 1 प्लस ऑफ -3 यानी दिस, ये हो जाएगा -2, और अल्फा इंटू बीटा की बात कर लो तो ये आएगा क्या अल्फा इंटू बीटा -3 इंटू 1 यानी -3। इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगा, तो हमने कहा सर जी पी एक्स इक्वल टू, हाँ आपने पढ़ाया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो कहानी सिर्फ इतनी ही है क्या कि जब भी रूट्स दे रखे हैं या सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट दे रखा है तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। यानी जब भी रूट्स देगा पॉलिनोमियल पूछेगा तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, तो उस कंडीशन में सीधा सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट वैल्यू रख देंगे, हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। हमने कहा सर जी ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा -2, तो ये हो जाएगा -2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -3 तो -3। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3। ये हमारा मिल गया क्या पॉलिनोमियल हो गया। अब इसने कहा सर जी शून्यकों के बीच में संबंध को क्या करना है, सत्यापित करना है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा तो पता ही है, अकॉर्डिंग टू इसके भी कर लेते हैं। हमने कहा सर सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपॉन ए। यहां से b की वैल्यू बताओगे तो क्या होगा 2, ये हो जाएगा -2 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ आएगा यहाँ 1। अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो हमने कहा -2 तो सीधा -2। देखो -2 इक्वल टू -2 LHS इक्वल टू RHS यानी प्रूफ हो गया। डन। अब हमने कहा सर नेक्स्ट प्रूफ कर लीजिए अल्फा इंटू बीटा वाला पार्ट। अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो गया c अपॉन ए। हमने कहा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया -3, c की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है -3 अपॉन a की वैल्यू है 1। देखो यहाँ पे भी LHS क्या होगा RHS के इक्वल होगा। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है 2 मार्क्स में, है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा जी अब एक और सवाल करता हूँ। क्या कह रहा, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है इज ए 7 टाइम द अदर। आए है ये है क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आ गया तो अगला व्यक्ति परेशान हो जाता है। देखो ऐसा है सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट डायरेक्टली दे दिया, कोई इशू नहीं। यहाँ पे गेम थोड़ा अलग है, तो पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा भैया, कह रहा कि यार इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ए 7 टाइम्स अदर देन फाइंड द जीरोस ऑफ द फाइंड द जीरोस एंड वैल्यू ऑफ द के। हमने कहा ठीक है तो फाइंड कर लेंगे। फिर से यहाँ आ जाओ। क्या, यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 का एक शून्य दूसरे का 7 गुना है, देन शून्य और k का मान बात करें, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू और k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा ठीक है सर जी, तो पहले तो लिख दो पॉलिनोमियल। क्या होगा, हमने कहा सर जी 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस ऑफ 2k प्लस 1। हमने कहा ठीक है सर। शून्यकों के बीच में रिलेशन क्या है, हमने कहा सर जी लेट कर लेते हैं अल्फा और बीटा हमारे क्या है शून्यक हैं। प्रॉपर लिख दीजिएगा, माना जो हमारा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जो शून्यक हैं वो अल्फा बीटा हैं। लैंग्वेज में प्रॉपर लिखेंगे। हमने कहा ठीक है सर। अब क्या होगा, तो हमने कहा सर रिलेशन दे रखा है एक शून्यक दूसरे का 7 गुना है, यानी 1 जीरोस इज इक्वल टू द 7 टाइम द अदर जीरोस। यानी अल्फा अगर लेट करता हूं एक, दूसरा क्या है 7 ऑफ, एक रूट दूसरे का 7 टाइम्स है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, फिर से समझना, ऐसे में काम गड़बड़ करोगे। क्या कह रहा कि 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 टाइम्स अदर, 7 ऑफ बीटा के इक्वल है। सिंपल सी कहानी ये है। अगर ये है तो हमने कहा सर सम ऑफ द रूट्स निकालो थोड़ा, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस ऑफ 8 अपॉन ए की वैल्यू है 3। ठीक,
हमने कहा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है 7 बीटा, सॉरी हमने कहा सर यहां से अल्फा नहीं बीटा के साथ जाओ, तो ये होगा बीटा प्लस बीटा के अल्फा की वैल्यू क्या है 7 बीटा, तो ये हो जाएगा आपका 7 बीटा प्लस ऑफ बीटा इक्वल टू 8/3। 7 1 क्या होगा 8 बीटा, 8 बीटा इक्वल टू 8/3। हमने कहा सर 8 से 8 कट जाएगा, तो यहां से 8 से 8 कट गया, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। और बीटा की वैल्यू अगर 1/3 है, उठा के यहाँ रख दो, अल्फा की वैल्यू होगी 7 इंटू 1/3, यानी अल्फा आ जाएगा 7/3। बस सुन में हमने कहा ठीक है सर। अब अल्फा बीटा मुझे पता है, मैंने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 2k + 1 अपॉन ए की वैल्यू है 3। हमने अल्फा बीटा की वैल्यू उठा ली, उठा के यहाँ रख दो, ये हो जाएगा 7/3 इंटू 1/3। भैया बीटा 1/3 अल्फा 7/3, 7 टाइम्स का रिलेशन है, इक्वल टू 2k + 1/3। हमने कहा सर जी इसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 से ये 3 कट जाएगा, ये आएगा 7/3 माइनस 1 इक्वल टू 2k। देखो +1 था, इधर जाएगा -1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 7 - 3 यानी 4/3 इक्वल टू 2k। तो यहाँ से k की वैल्यू आएगी 4/3 इंटू 2, 2 2 सा 4, यानी k की वैल्यू आ गई 2/3। k की वैल्यू आ गई क्या 2/3। मैंने कहा था ना कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है जहां रूट्स के बीच में रिलेशन होगा और क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो आधी जनता इसी में हैरान हो जाती है करना क्या। तो ये आपका अप्रोच है, ध्यान रखिएगा। अगर ना सुन में तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा, एक बार पीछे जाइएगा और दोबारा यहाँ से देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या स्टेप था और हर एक स्टेप के पीछे क्या सोच है, क्यों किया, इस बात को जरूर समझना है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये अगला सवाल और ये आपका आखिरी सवाल है बस में। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर पे। ठीक है, तो चलो आ जाओ जल्दी से सवालों को करते हैं। क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, कह रहा है कि भैया इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। अच्छा खासा क्वेश्चन है भाई, और ये आएगा तो ये आएगा 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, समझ में आया। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स जितने में आ जाए, बट आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रखा है कि पॉलिनोमियल दे रखा है, देखा यदि अल्फा बीटा का है द्विघात बहुपद 3x² - 6x + 4 के शून्य, देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा ठीक है सर, चलो पहले पॉलिनोमियल लिखो। हमने कहा सर ये है 3x² - 6x + 4। सॉल्व अगर करता हूं मैं इसको, या फिर सॉल्व भी कर लेते हैं, या सॉल्व भी क्यों करना है। हमने कहा सर इसको उठा लो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी सॉल्व कर लेंगे। तो हमने कहा सर ये पॉलिनोमियल है, पहले सम ऑफ द रूट निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। हमने कहा सर -b/a, तो -6/a की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 6/3 यानी 2। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। हमने कहा सर सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा की बात कर लो, c/a यानी 4/3 आ जाएगा। 4/3 कुछ कटना ही नहीं है, तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर। गेम ये नहीं है, गेम आएगा यहाँ से। हमने कहा सर जी अब हमें जो निकालना है उसमें देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से हमें क्या क्या चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख दिया। हमने कहा सर वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा बीटा। हमने कहा ठीक है सर, अल्फा बीटा निकल आएगा, इसको सम कर लेंगे तब भी सही है, इसके साथ समस्या होगी। तो चलो देखते हैं। तो हमने कहा सर इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। फिर से समझना क्या किया मैंने, अल्फा बीटा एलसीएम होगा। हमने कहा ठीक है सर, अल्फा और बीटा एलसीएम होगा तो बीटा से डिवाइड किया अल्फा बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर हो गया। इस अल्फा से डिवाइड किया बीटा बचेगा, बीटा का ऊपर मल्टीप्लाई तो बीटा स्क्वायर हो गया प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा
और ऊपर आएगा अल्फा से डिवाइड किया तो बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। हमने कहा सर ये तो वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू निकल है, यानी काम बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर देखा जाए, फिर सारी वैल्यूज रख देंगे। हमने कहा सर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 को उठाओ और होल स्क्वायर कर दो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, हमने कहा 2, होल स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ओपन करिए, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4। हमने कहा ठीक है सर। हमने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज दो, ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या है 4/3, तो हमने कहा सर 4/, ये हो जाएगा 4 माइनस 8/3, 4 टाइम 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 यानी 4/3, तो ये आपको आ गया 4/3। यही बात सुन में बहुत आसान तरीके से जो भी हमें गिवन होगा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, बस हमको ये वैल्यू नहीं पता, तो इसकी वैल्यू अगर निकल आए तो काम बन जाएगा। तो हमें सिंपल से इसको सिंप्लीफाई किया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। क्लियर, अब आ जाओ। तो हमने कहा सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है क्या आई है 4/3, तो हमने कहा सर 4/3 आई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी है, हमने कहा 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमें पता है क्या है 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है कितना 4/3। तो हमने कहा सारी वैल्यूज पता है, उठाया इसको इक्वेशन को, क्या था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा था, है ना, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ था। हमने कहा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा, यही सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे, इसको उठा के रखा। और अब क्या करना है, हमने कहा सर सारी वैल्यूज पता है, उठा के रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या होगा। तो हमने कहा सर ये आएगा 4/3 और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इज 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3। हमने कहा ठीक है सर, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज 4/3, अल्फा प्लस बीटा इज 2, ये हो जाएगा 2, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इज 4/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 4/3, तो 4/3। चुपचाप वैल्यू रखते हुए एक बार रीचेक जरूर कर लेना, अक्सर क्या होता है बच्चे वैल्यू गलत रख देते हैं तब भी गलत हो जाता है। बात समझ में? चलो मैंने कहा सर सिंप्लीफाई कर दो जल्दी से, तो यहाँ से देखो 4/3 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, तो हमने कहा सर जी ये आएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 ऊपर जाएगा 6/4 आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 3 आ गया प्लस 4/3। मन्ना 2 ऊपर है जैसा है वैसे लिखा रहेगा, और इंटू 4/3 रेसिप्रोकल यानी 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 6/4, 6/4 तो सिर्फ ये आया, इंटू 2 था। ठीक है, 2 इंटू 6/4, 2 से 2 दूनी 4 और 3 से 2 से जाएगा 6, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, काम खत्म। ये आएगा 3 और 4/3, यानी ये आ गया हमारा 1 प्लस 3 प्लस 4/3। सिंप्लीफाई करोगे तो ये जाएगा 4 प्लस 4/3, 4 टाइम 12 4, 16/3, और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। ये बात समझ में आई? तो भैया ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आई? तो आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। क्लियर है ना जी? ठीक है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पे ये सारी चीजें हमारी क्या है क्लियर कट हमको आ गई। ठीक है, और ना ही हो तो एक बार रिवाइज करके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आएगा, भाई जितने भी क्वेश्चन कराए ना बहुत प्यारे क्वेश्चन है और बोर्ड्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। एनसीईआरटी और आपके पास जो भी बुक हो, एक जनरल बुक होगी जैसे RS RD है ना, जो भी बुक हो अच्छी, उस बुक को ले लीजिएगा, उनसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे जब हम प्रैक्टिस करा रहे होंगे तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।